तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज फिर से एक मुश्किल टॉपिक को आसान करने जा रहे हैं जिसका नाम है 3D ज्योमेट्री। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें। ठीक है, 1 घंटे से ज़्यादा का लेक्चर है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप एक बार बैठ के देखें। आप 2 इंटरवल्स में देख सकते हैं इसे, या आप चाहे तो 3 इंटरवल्स में भी देख सकते हैं। बट जब भी देखें प्रॉपरली इसे नोट करते हुए देखें ताकि कुछ सीख पाए। और ऐसा बिल्कुल ना समझे कि ये 3D ज्योमेट्री जो है ये 12th का टॉपिक है, तो भाई मेरा पहले का 2D ज्योमेट्री अच्छे से नहीं किया हुआ है तो मैं नहीं समझ पाऊंगा, या वेक्टर अच्छे से नहीं किया हुआ है तो नहीं समझ पाऊंगा। बिल्कुल ऐसा भी ना समझे। इसमें आप, मैंने जैसे इसे डिजाइन करा है, अगर आपने 2D थोड़ा ठीक से नहीं भी करा है तो भी आप समझ पाओगे। अगर वेक्टर्स थोड़ा ठीक नहीं करा है तो उसमें वेक्टर का भी रिवीजन हो जाएगा। हर एक कंसेप्ट, हर एक टाइप के क्वेश्चंस अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं, अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। ये उसके बाद जैसे ही ये लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा ओवर होगा, जैसे थ्योरी पार्ट थोड़ा खत्म होगा, तो उसके बाद हम इसमें फिर जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कैसे कंसेप्ट्स को क्वेश्चन में अप्लाई करना है, वो भी 2025 और 2024 के एकदम अलग अलग टॉपिक के आए हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो अच्छे से देखना और कुछ समझ के सीख के ही आगे बढ़ना। तो चलो अब और देरी ना करते हुए टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे 3D को विजुअलाइज करते हैं। तो देखो, एक मैंने एम्प्टी हॉल लिया है जिसमें कुछ खास ऑब्जेक्ट्स नहीं है, और यहाँ पे वॉल्स के अलोंग जो एजेस होते हैं वहाँ पे लाइंस देख सकते हो। ये सारी लाइंस जो है ये 3D लाइंस है। ऐसा नहीं है कि मैं एक सिंगल वॉल पे लाइंस बना रहा हूँ। ये एक हॉल रूम है, उसमें बहुत सारी लाइंस। ये देखो, ये दीवार और रूफ के अलोंग, सीलिंग के अलोंग जो लाइन है, ये ऐसा नहीं है यहीं तक है, ये अंदर तक चली जाएगी। अब और अच्छे से समझने के लिए एक रूम का कॉर्नर लेते हैं जिसमें एक ट्रांसपेरेंट क्रिस्टल क्यूब रखा हुआ है। इसमें मैं इसी वॉल्स के अलोंग ये एजेस बना रहा हूँ जो कि एक्सिस है। एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। इसे देखो, ये एक्स एक्सिस हो गया, इसे वाई एक्सिस का नाम दे देते हैं और इसे जेड एक्सिस कह देते हैं। ठीक है, अब ये जो है, ये जहाँ से ये सारे पॉइंट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये ओरिजिन ऑब्वियसली जैसा ओरिजिन उसमें भी होता है 2D में, वैसा ही इसमें भी ओरिजिन है, कुछ अलग नहीं। ठीक है, अब इस क्यूब के एजेस जो हैं, इन्हें, इस क्यूब के एजेस को, क्यूब एज लेंथ जो है वो हम फिलहाल ए कंसिडर कर लेते हैं। इसकी एज लेंथ ए है, ऐसा हम कंसिडर कर लेते हैं। तो ये जो कॉर्नर है, क्योंकि एक्स एक्सिस में है तो वाई और जेड जीरो होता है, तो ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो। सेम जो वाई एक्सिस में है उसमें सिर्फ वाई वाला पार्ट होगा ए, बाकी दोनों जीरो। सेम जो जेड एक्सिस में है वो जीरो कॉमा ए हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला जो देख रहे हो ना, ये क्यूब, ये ट्रांसपेरेंट है लेकिन ये 3D क्यूब है। ठीक है, ऐसा ना देखो कि ये 2D स्ट्रक्चर है, ये 3D, ये उसमें सटा हुआ एकदम बिल्कुल रखा हुआ है। ये आप विजुअलाइज करो, आप सोचो कि अपने, आप रूम का अगर कॉर्नर देख रहे हो तो आप उसमें विजुअलाइज करो इस चीज़ को कि उस कॉर्नर में रखी हुई है कोई ऑब्जेक्ट। अब देखो, ये जो दीवार है वो एक्स वाई प्लेन है, क्योंकि उसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो इसे नाम दिया गया है एक्स वाई प्लेन। सिमिलरली ये जो दीवार है जिसमें z और y एक्सिस है, ठीक है, इसको नाम दिया गया है वाई जेड प्लेन, क्योंकि इसमें देखो y एक्सिस और z एक्सिस है। ठीक है, अब तुम बता सकते हो कि ये नीचे जो फ्लोर है वो y और z है, तो उसमें उसे x और z है तो एक्स जेड प्लेन का नाम दिया गया है। ठीक है, अच्छा, तो क्योंकि वो एक्स वाई प्लेन पे है, ये पॉइंट देखो बिल्कुल सटा हुआ है, तो एक्स वाई प्लेन पे क्या होता है कि देखो z जीरो है, इसका इक्वेशन ही है z इक्वल टू जीरो, तो इसमें देखो z जीरो होगी, बाकी दोनों ए। और अब देख सकते हो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से पॉइंट भी वो ए है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें x जीरो होता है, ये y और z प्लेन है, तो जीरो कॉमा ए इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हो जाएगी। ये देखो, अब देख सकते हो यहाँ से ए लिया है, यहाँ से ए लिया गया है। ठीक है, और सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है जो नीचे है ज़मीन पे, वो y इक्वल टू ज़ीरो है, वो प्लेन, तो इसमें y वाला पार्ट जो है कोऑर्डिनेट का वो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ज़ीरो कॉमा ए, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, अच्छा, अब बड़े ध्यान से देखना, ये वाला जो बाहर की तरफ बल्ज आउट है, बाहर की तरफ आप इमेजिन करो, डायग्राम देखते सर, इमेजिन करो आपके रूम के कॉर्नर में देखो रखा हुआ है क्यूब।
तो ये a, ये बिल्कुल बाहर है, ऐसा नहीं है कि इसमें जीरो होगा कुछ भी, ये बाहर तरफ है। देखो ये ना ही कोई एक्सिस के साथ सटा हुआ है, ना ही किसी प्लेन के साथ सटा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो जैसा कि 3D में मैंने आपको विजुलाइज कराया, हर एक कोऑर्डिनेट में, हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कि ले लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं x1 y1 z1, और ये उस छोर पे दूसरा पॉइंट ले लेते हैं x2 y2 z2। ये कुछ नहीं है, जैसा आपने इसके पहले क्लास 10 तक का या 11 तक जैसा 2D में पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम है। दोनों पॉइंट्स का नाम दे दिया a, जो डिस्टेंस होता है वहाँ पे जैसा डिस्टेंस होता है 2D में बिल्कुल वैसा ही है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करने के लिए, बस रिवीजन के लिए थोड़ा सा फास्ट फास्ट करते हैं इसे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया इसका। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट्स इन 3D जैसा 2D में होता है सेम, बस एक और क्या, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, अच्छा, सेक्शन फॉर्मूला सेम जैसा आपने 2D में पढ़ा है, ये फॉर्मूला भी इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइज करा देते हैं। जैसे कि सपोज करो एक ए पॉइंट है x1 y1 z1 जिसकी कोऑर्डिनेट है, और एक बी पॉइंट है जिसकी कोऑर्डिनेट अगेन x2 y2 z2 है, और दोनों के बीच में कहीं भी एक पॉइंट है p जिसकी कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x, y, z, और इसकी रेशियो निकालना है सच दैट ये पॉइंट इसे m/n में डिवाइड कर रहा है, मतलब AP/PB, ये रेशियो m/n है। तो सेक्शन फॉर्मूला जैसा उसमें होता है बिल्कुल कुछ अलग नहीं है इसमें भी। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा P का, वो mx2, आपको याद होगा कि m के साथ x2 लेते हैं प्लस nx1 बाई m प्लस n। ठीक है, फिर वही my2, m के साथ y1 नहीं लेते, my2 प्लस ny1 इस तरफ और उस तरफ ऐसा लेते हैं। और सेम इसमें क्या एक बस ऐड हो जाएगा, mz2 प्लस nz1 ऑन m प्लस n, ये एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऐड हो जाएगी जो कि 2D में नहीं थी लेकिन अब 3D में होगी। ठीक है, ये इससे आ जाएगा इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट P का, बिल्कुल वही है, सेम है जैसा 2D में था। ये कुछ वैसी चीज़ें हैं जो 2D में आप पढ़ चुके हैं, उसी का बस मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटा सा रिकैप आपको दे रहा हूँ। ठीक है, मेन जो चीज़ है वो इसके बाद स्टार्ट होगी। एक बार ये थोड़ा सा जो पार्ट है वो कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं इससे, इनफैक्ट सेंट्रॉइड से भी आते हैं, इस साल आए थे। तो कुछ नहीं है, आपको बस ये फॉर्मूला जानना है कि सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, जैसा कि 2D में होता है बिल्कुल वैसा ही इसमें 3 पॉइंट्स ले लेते हैं ट्रायंगल के ABC, जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 z1, x2 y2 z2 और x3 y3 z3 ले लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। तो मीडियन मतलब क्या, जो इसे वन हाफ में डिवाइड करते हैं, ट्रायंगल को ऑपोजिट साइड में हाफ में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, जिसे G से डिनोट किया जाता है, इसकी कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं 2D में जैसा लिखते हैं वैसा ही सेम इसमें भी 3D में भी, बस एक क्या z1 ऐड हो जाएगा। तो x1 x2 x3 तीन कोऑर्डिनेट है ना, 3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, और इसमें ऐड क्या हो जाएगा, और एक z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3, इससे कोऑर्डिनेट आ जाएगी इस पॉइंट G के। इस पर क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला आप बिल्कुल ना भूले, ये इस G का कोऑर्डिनेट। फिर दोबारा वही रूम का कॉर्नर लेते हैं, लेकिन फिलहाल हमने क्या किया, क्यूब को हटा दिया है। ये सब मैं कर रहा हूँ ताकि आपको 3D अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। देखो ये फिर मैंने एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। अब अपने रूम का कॉर्नर देखो ना, वही तो है यार, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, कुछ अलग थोड़ी है। अच्छा, ये जो मैं बाहर एक पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, इसे आप दीवार के अलोंग ना ही इमेजिन करो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं यहाँ पे 3D थोड़ा सा नहीं बना पा रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि दीवार की तरफ है, लेकिन ये दीवार की तरफ नहीं है, ये तुम थोड़ा इमेजिन कर लो कि बाहर है। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड है, हालांकि दीवार पर सटा भी हुआ है तो भी कोई मुश्किल की बात नहीं है, कंसेप्ट तो वही है। बट सपोज करते हैं बाहर है, तो ये जो एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बनाता है उसे अल्फा कहते हैं, जो एंगल ये वाई एक्सिस के साथ बनाता है उसे बीटा कहते हैं, और जो एंगल ये जेड एक्सिस के साथ बनाता है उसे गामा कहते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डायरेक्शन
रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, दोनों बहुत हद तक सेम ही चीज है। जो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है वो मैं आपको क्लियर आउट कर दूंगा इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू, ठीक है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि यार कोसाइन कब यूज करना है, रेशियो कब यूज करना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है डिफरेंस या जो भी कब भी यूज करना है, ये सब कुछ क्लियर आउट हो जाएगा इस एक्सप्लेनेशन में, वो आप ध्यान से देखें। जैसा कि 2D में स्लोप होता है ना, जो डायरेक्शन देता है, एक लाइन की डायरेक्शन बताती है कि हाँ उस तरफ है, वैसे ही 3D में ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन बताते हैं कि लाइन किस तरफ है ना। और आप बिल्कुल भी अभी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को सेम ही समझना, कुछ खास फर्क नहीं है, ना ही यूजेज में ना ही इनकी डेफिनेशन में, कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है, बार बार हम इसे कुछ भी कह लेंगे लेकिन आप एक ही समझना। कुछ अब पढ़ते हैं प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब देखो क्या होता है, जैसा जो वेक्टर में आपने पढ़ा है बिल्कुल वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। इससे हम पता करेंगे कि ये डीसी और डीआर क्या है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, डेफिनेटली इसे हाइपोटेनस को आर नाम देते हैं। तो ये नीचे वाला जो होता है ना, वो पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, ये आर कॉस थीटा होता है, ठीक है, ये आर कॉस थीटा। और जो एंगल के साथ होता है, एक्चुअली जो एंगल के साथ ऐसे गिरता है उसे आर कॉस थीटा कहते हैं, और जो एंगल के साथ नहीं गिरता उसे आर साइन थीटा कहते हैं। तो देखो कुछ नहीं है, कॉस थीटा जो है वो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो इसी वजह से ये देखो इससे आ जाता है ना। तो ये बी इक्वल टू आर कॉस थीटा, ठीक है, बिल्कुल बी इक्वल टू आर कॉस थीटा। अच्छा, अब इसमें आप देख सकते हैं ये जो मैंने बनाया था इस प्रोजेक्शन में, यहाँ पे भी सेम ये जो P पॉइंट है, ये ऑब्वियसली इसे आप O से P जो डिस्टेंस है उसे आप R मान लो, और यहाँ पर मैं एक डॉटेड लाइन एक ड्रॉ करता हूँ यहाँ तक, एक्स एक्सिस तक, ठीक है। इसका ना प्रोजेक्शन लेंगे, एक्स एक्सिस पर इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे अभी, ठीक है। अब क्योंकि आप देख सकते हो एंगल से जो आता है वो आर कॉस थीटा होता है, बट यहाँ पे थीटा की जगह अल्फा है, तो ये जो एक्स लेंथ है, जो कोऑर्डिनेट की एक्स लेंथ है, वो एक्स लेंथ जो है वो उसकी हम लेंथ निकालेंगे, और सेम यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट है ये वाई वाई लेंथ की है, ये वाई। और ये जहाँ, ये मैं ठीक से दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली ये, बट आप इमेजिन कर सकते हो कि यहाँ पे ये जेड पॉइंट तक ये वाला ये जेड है, ठीक है। अब एक एक करके इसका प्रोजेक्शन लेंगे, ठीक है। यही एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है ना, ये जो एक्सिस तक है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा गंदा बन रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो 3D में मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, बट आप डेफिनेटली समझ सकते हो जैसे कि एक्स में गिरा वैसा ही। तो ये एक्स जो है, क्योंकि ये आर है, तो आर और नीचे एंगल है अल्फा, तो आर कॉस अल्फा, एक्स हो जाएगा आर कॉस अल्फा। सिमिलरली ये वाई हो जाएगा आर कॉस बीटा, क्योंकि उसके साथ बीटा एंगल बन रहा है। और ये z जो है, ये z हो जाएगा आर कॉस गामा, क्योंकि उसके साथ गामा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यही प्रोजेक्शन है, यही प्रोजेक्शन मैंने लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर मैंने प्रोजेक्शन लिया, किसका, उस पॉइंट का, उस ओपी लाइन का, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि कॉस अल्फा जो है वो एक्स बाई आर है, कॉस बीटा जो है वो वाई बाई आर है, और कॉस गामा जो है वो जेड अपॉन आर है, ठीक है। और आर क्या है, वो ओपी डिस्टेंस, ओपी जो है, ठीक है, वही आर है। तो यहाँ से मैंने एक्स कॉस, अब इन सबको ना स्क्वायर करते हैं, ठीक है, एक करके तो वैल्यू तो आ गई हमारे पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की, अब सबको स्क्वायर करते हैं। तो जब स्क्वायर करा तो इंडिविजुअली सबका स्क्वायर हुआ, एक्स बाई आर का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे वाई बाई आर का होल स्क्वायर, और सिमिलरली इसे लिखेंगे जेड बाई आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इनका अगर स्क्वायर करा मैंने तो ये एक्स स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, डेफिनेटली ये भी वाई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी जेड स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। अब क्योंकि तीनों के डिनोमिनेटर में सेम आर स्क्वायर क्वांटिटी है, तो इसका एलसीएम लेने में मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। नीचे आर स्क्वायर आ गया, ऊपर तीनों का सम हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो, अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें मैंने लगाया होता, तो ये ओपी डिस्टेंस क्या होता, ओपी डिस्टेंस क्या होता, ये डेफिनेटली ये मेरा एक्स वाई जेड से अगर मैं डिस्टेंस लूँ, वो क्या है, ओरिजिन है, ठीक है। ओरिजिन तक का ये मेरा डिस्टेंस क्या होता, अब खुद सोचो, हाँ एक बार कुछ वीडियो को पॉज करके सोचो।
या यस डेफिनेटली रूट ओवर एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर ही वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर और जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, विच इज व्हाट, विच इज डेफिनेटली, अब ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यही होता, हर बार यही आता। ठीक है, ओरिजिन से एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, तो ये जो ऊपर है ये ऊपर, अब देखो यही चीज ये रूट के अंदर है तो यही चीज तो आर है ना, यही आर है, तो यही तो, अगर इसमें रूट नहीं है तो ये आर स्क्वायर है। अब ये आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ये कट के वन आया, मतलब हर बार irrespective of the values of cos अल्फा बीटा एंड गामा, ये cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा का सम हमेशा वन आएगा, हमेशा। ठीक है, अच्छा अच्छा, इसी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा को अच्छे से समझने के लिए अगेन एक रूम का कॉर्नर ले लेते हैं। ठीक है, और उसमें हम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं, रफली ड्रॉ करते हैं, आप समझ ही चुके हैं अब कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब एक बार ना पहले ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट बाहर की तरफ। अगेन मैं आपसे यही कहूंगा कि ये इमेजिन करो कि ये बाहर तरफ है, ठीक है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, लेकिन उसे पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऑब्वियसली एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो जाएगा। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर। अब ये जो मेरा यूनिट वेक्टर होता है एक्स एक्सिस की तरफ, उसे आई कैप कहते हैं। ठीक है, तो इसे आई कैप यहाँ एक्स एक्सिस की तरफ दिखा दिया, जे कैप वाई एक्सिस की तरफ और के कैप यहाँ जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बना लेंगे, लेकिन अब उससे पहले देखो कि ये जो नीचे परपेंडिकुलर गिर रही है ना, ये जो प्रोजेक्शन, ये कितने लेंथ का है, एक्स लेंथ का है, ये इसी पॉइंट का, क्योंकि एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है। सेम यहाँ भी जो प्रोजेक्शन गिर रही है वाई एक्सिस में, वो वाई लेंथ का है, हाँ, उसका वेक्टर वाई जे कैप हो जाएगा, और जो यहाँ पे है जेड एक्सिस में वो जेड के कैप हो जाएगा। ठीक है, जो जेड एक्सिस में गिर रहा है उसका परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पे आर वेक्टर जो है वो मेरा ये पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जेड के है। यहाँ पे कॉस अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी यही एक्स अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऑब्वियसली प्रोजेक्शन ही तो फेंक रहे थे भाई, प्रोजेक्शन है ना जो पहले करा था वही है। कॉस बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो वाई अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और सिमिलरली कॉस गामा की जो वैल्यू हो जाएगी वो यही z अपॉन इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये इन तीनों की वैल्यूज हो गई, जैसे वो ड्राइव करा था ना डायरेक्शन को साइंस, वही है। ठीक है, तो अब ये जो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो होता है ना, सेम रेशियो होता है, सेम रेशियो में ही हमारा डायरेक्शन रेशियो भी होगा, मतलब जिस रेशियो में डायरेक्शन कोसाइन होंगे वही सेम रेशियो में ही होगा। ठीक है, यही बस एक छोटा सा फर्क है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल ऐसा ना समझे कि कुछ बहुत अलग चीज़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे कि सपोज करो कॉस अल्फा 1/2 है, कॉस बीटा 2/2, 1/3 ले लेते हैं, ठीक है 2/3 ले लेते हैं। कॉस अल्फा 1/3 है, कॉस बीटा 2/3 है, और कॉस गामा ले लेते हैं 4/3। तो ये रेशियो तुम देख सकते हो 1:2:4 का रेशियो है कॉस अल्फा बीटा और गामा। तो डायरेक्शन रेशियोज भी सेम इसी रेशियो में होंगे और कुछ नहीं, इसे बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दो, चला गया क्या, चाहे मैं 1 2 4 लिखूँ या मैं इसी को और मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से तो 2 4 8 हो जाएगा, या और मल्टीप्लाई कर दूँ, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 6 2 12 हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो वही रेशियो है, कुछ अलग नहीं है, कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है, सेम रेशियो, उसी रेशियो में। ठीक है, और ये जो डायरेक्शन, ये क्या बताते हैं, सिर्फ डायरेक्शन बताते हैं, आपको डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन का काम भी वही है, डायरेक्शन रेशियो का काम भी वही है।
तो यहाँ पे देखो ए पॉइंट को ये ले लिया और पी पॉइंट को ये ले लिया। पी जो है वो वेरिएबल पॉइंट है, वो एक्स वाई जेड है। अब यहाँ पे ए पी वेक्टर भी एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ए पी वेक्टर जो है, अब ओ पी वेक्टर जो पोजिशन वेक्टर है वो मेरा यही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले पीओ वेक्टर कर लेते हैं, क्योंकि पी मेरा हेड है, पीओ वेक्टर नाम देते हैं इसे, है ना, टू बी मोर अप्रोप्रिएट। इज एओ वेक्टर प्लस पीए वेक्टर, ठीक है, जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन होती है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स जो होती है, उसी से लिखा है सिंपली, कुछ और अलग कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये पीओ वेक्टर जो है वो एक्चुअली में एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड क्या है, क्योंकि उसका टेल वेक्टर जो है वो 0 0 0 है, टेल पॉइंट। यही वाला एओ वेक्टर जो होगा वो एक्स आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के है, सॉरी एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, ठीक है। और ये पी ए वेक्टर जो है वो x माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई माइनस वाई वन जे कैप, ठीक है, प्लस z माइनस जेड वन के कैप, ये हो जाएगा, ठीक है। और अब इसे थोड़ा ध्यान से देखो, ये मैंने बस कुछ नहीं, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन देखा है। अब इसी वेरिएबल वेक्टर को आर वेक्टर नाम दे देते हैं। ये हमारा कांस्टेंट फिक्स वेक्टर है, क्योंकि ए पॉइंट फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। इसे अभी फिलहाल के लिए हम x1 i प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के ही लिखते हैं, ठीक है। ये आपको स्टेप्स दिखा रहा हूँ मैं। अब ये वाला देखो, ये इंटरेस्टिंग है। ये जो x माइनस एक्स वन है ना, ये x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन, ये क्या है, ये एक्चुअली में यहाँ पर अगर आप देखो, मैं दोबारा इस चीज़ में जाना चाहूँगा। इस चीज़ में अगर आप दोबारा देखो, ठीक है, तो मैंने पहले पढ़ाया था, ये x माइनस एक्स वन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल लेमडा हो जाएगा, ठीक है, कि वो सेम लाइन पे है। y माइनस वाई वन क्या हो जाएगा, m लेमडा हो जाएगा। और z माइनस जेड वन क्या हो जाएगा, n लेमडा हो जाएगा, ठीक है। तो इसी सेम चीज़ों से इन्हें रिप्लेस कर देंगे, इसे लिखते हैं एल लेमडा आई, ठीक है, प्लस y माइनस वाई वन को लिखते हैं, देखो ये यहाँ, ये क्या है, m लेमडा, ठीक है, ये आ जाएगा m लेमडा j, ठीक है। और ये z माइनस जेड वन आ जाएगा n लेमडा k, ठीक है। अब r जो वेरिएबल वेक्टर है, दैट विल बी इक्वल टू, ये कांस्टेंट, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसलिए इसका पोजीशन वेक्टर भी फिक्स्ड है, x1i प्लस y1j प्लस z1k, प्लस यहाँ पे लेमडा कॉमन ले लेते हैं, li प्लस mj, ठीक है, प्लस nk, ठीक है। अब ये बन गया मेरा इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन 3D इन वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म है, इसे ही लिख देते हैं ए वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर, इसे लिखा जाता है, ठीक है। ए वेक्टर क्या है मेरा, ए वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, और बी वेक्टर मेरा डायरेक्शन देता है, ये डायरेक्शन, ये है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा, लेमडा जो है वो बी वेक्टर के साथ रहता है, मतलब डायरेक्शन वाले वेक्टर के साथ, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको नोट करने में आसानी हो, नोट करते रहना सारी चीज़ें। ए वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर किसका, उस पॉइंट का, वो एक कांस्टेंट पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है। और बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर जो है वो डायरेक्शन वेक्टर है। लेमडा हमेशा डायरेक्शन वेक्टर के साथ रहता है, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो कुछ भी हो सकता है, किसी भी रेशियो में हो सकता है, इसलिए उसके साथ एक लेमडा लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, ये अच्छे से समझ गए होगे, बी जो है वो डायरेक्शन वेक्टर है, और ए जो है वो पोजीशन वेक्टर ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल, एक लाइन लेते हैं, पी पॉइंट मार्क करा 1 2 3, क्यू पॉइंट एक मार्क कर लिया, उसी में उसी सेम लाइन पे 7 5 और कुछ भी ले लेते, कोई भी नंबर, लेट्स सपोज 4, ठीक है। अच्छा, अब इसका डायरेक्शन रेशियो पहले हम देख लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा, 7 माइनस 1 5 माइनस 2 4 माइनस 3 हो जाएगा 6 3 1। फिर से कहता हूँ, ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन रेशियोज किसी भी रेशियो में हो सकते हैं। इसके जगह अगर मैं इनका डबल कर दूँ 12 6 2 तो भी गलत नहीं होगा। अब किसी भी एक पॉइंट को ले लो, जिसे x1 कंसिडर कर लो, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को ले सकते हो, हाँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुम इससे लोगे तो गलत आएगा क्वेश्चन, नहीं, बिल्कुल सही आएगा, वही आएगा।
तो x माइनस एक्स वन, यहाँ मैंने p पॉइंट को लिया तो x माइनस एक्स वन बाई सिक्स, y माइनस टू बाई थ्री, z माइनस थ्री बाई वन। ये बन गया मेरा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है, यहाँ मैं किसी भी पॉइंट को ले सकता हूँ, तो चाहे मैं q पॉइंट को भी लेता तो भी गलत नहीं होता, वो भी सही आता। ठीक है, इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में देखो, इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में देखो कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखी जाती है। आर वेक्टर, आर वेक्टर जो होती है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, वो वेरिएबल वेक्टर, उसे ही हम आर वेक्टर कहते हैं। वो किसके बराबर होती है, एक हम फिक्स पॉइंट जो पोजीशन वेक्टर इस पीक पॉइंट का बनेगा आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस जेड के कैप प्लस लेमडा, लेमडा और क्या डायरेक्शन वेक्टर, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वेक्टर क्या है, पी क्यू वेक्टर, पी क्यू वेक्टर याद करो 6 3 1, यही तो है डायरेक्शन, यस यही तो तुमने निकाला था। तो 6i प्लस 3j प्लस 1k या k, ये बन गया मेरा वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन। ठीक है, तो अभी ये मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें दोनों फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। अब एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पढ़ते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस एक्चुअली, और टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, यहाँ मैंने एक स्लाइड का एग्जांपल लिया है। सपोज करो रूम में है, एक स्लाइड बच्चों के लिए बनी हुई होती है ना, वैसे ही है ना, तो यहाँ पर स्लाइड जो जिस एंगल पे है और फ्लोर एक लाइन, फ्लोर में एक लाइन और स्लाइड जो है वो लाइन, दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा कंसिडर कर लो। ऐसे होता है 3D में, दो लाइंस के बीच का एंगल दिखाते हैं। मैंने एग्जांपल किया है, रईसों के घर पे होता है यार, ये स्लाइड्स होती है घर पे होते हैं बच्चों के लिए, है ना, न्यूयॉर्क वगैरह में ये तो मतलब मैनहट्टन में ही कॉमन है। ठीक है, ओके, ये वही एंगल होगा जो उनके डायरेक्शन रेशियोज के बीच का एंगल होगा, दो लाइंस के बीच का एंगल वही लाइन होगा जो डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच में जो एंगल होगा वही। तो हमें कुछ नहीं, डायरेक्शन वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वही निकाल लेना है, कुछ अलग बात नहीं है। ठीक है, अगर वो निकाल लिया हमने तो आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक लाइन का इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स माइनस एक्स वन बाई ए वन इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी वन डू जेड माइनस जेड वन बाई सी वन। ठीक है, अच्छा, और सेम वहां पे दूसरा एक x माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू और z माइनस जेड टू बाई सी टू ले लेते हैं। ठीक है, अच्छा, दो लाइंस कंसिडर कर लेते हैं। अब इन दो लाइंस का एक पहले वाले का जो हम डायरेक्शन ने रेशियो लिया है वो A1 B1 C1 है, और दूसरे वाले का जो डायरेक्शन रेशियो लिया है वो A2 B2 C2 है। ठीक है, अच्छा, अब अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या है कि एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो है, एंगल जो है दोनों वेक्टर्स के बीच में, ये सेम होगा, वही cos थीटा। तो अगर cos थीटा हम लेते हैं तो दोनों का पहले डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, जिससे ऊपर आ जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, और नीचे उन्हीं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, सेम जो वेक्टर में करते हैं, कुछ अलग नहीं है, जो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए करते हैं वही सेम है बिल्कुल। तो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालो तो लाइंस के बीच का एंगल निकालो, सेम फॉर्मूला, देखो बिल्कुल कंप्लीटली सेम है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, है ना, ऊपर डॉट प्रोडक्ट करा, नीचे दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। इसे D1 D2 थोड़ा अच्छे से दिखाते हैं, D1 D2 सपोज करो नाम दे दिया। ठीक है, इसे पहले वाले वेक्टर को, तो D1 डॉट D2 क्या आएगा, D1 डॉट D2 क्या आएगा, D1 D2 का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, यही होता है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट यही होता है, तो cos थीटा क्या हो जाएगी, D1 डॉट D2 बाई दोनों का मैग्नीट्यूड, cos थीटा इसी से आएगा, तो ये आ गया cos थीटा मेरे पास। ठीक है, अच्छा, अब तुम सोचो ना, ये D1 डॉट D2 ये क्या है, D1 क्या था, D1 क्या था, A1 प्लस B1 प्लस A1 I B1 J C1 के। ठीक है, यही तो था। तो इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करूं A2I प्लस B2J प्लस C2K के साथ, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करूं, नीचे डिवाइड कर दूं इन्हीं के मैग्नीट्यूड से, दोनों के मैग्नीट्यूड से, तो यही तो सेम चीज बनेगी। अब जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आई के साथ जो आई होता है वही तो आता है, जे के साथ जे होता है वही तो आता है।
और के साथ के तो ऑब्वियसली यहीं से तो आया है, A1 A2 B1 B2 C1 C2, कुछ अलग चीज़ थोड़ी है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा एक ये देखते हैं कि कंडीशंस देखते हैं, लाइंस पैरेलल होती हैं तो क्या होता है। देखो लाइंस अगर पैरेलल हो तो ऑब्वियसली आप खुद सोचो कि क्या होगा, क्या चीज़ इक्वल होगी, क्या इक्वल होगी। लाइंस अगर पैरेलल हुए तो ठीक है, दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल, सपोज करो एक का डायरेक्शन वेक्टर है A1 B1 C1, दूसरे का डायरेक्शन है A2I B2J C2K, इनका डायरेक्शन वेक्टर। अब यही वेक्टर का रेशियो तो इक्वल होना चाहिए ना, अगर दोनों पैरेलल हैं तो। पैरेलल वेक्टर्स का क्या कंडीशन होता है, रेशियो इक्वल, तो बस यही रेशियो इक्वल होगा। अरे भाई उसे मल्टीप्लाई करके तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अगेन फिर वो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन वाली बात। मेन क्या है, A1/A2 विल बी इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यही तो होगा। ठीक है, ये याद रखें हमेशा, छोटी छोटी बातें वे याद रखनी है ये। ठीक है, अब जहाँ पैरेलल की बात आती है वहीं परपेंडिकुलर की भी बात आती है। तो हम देख लेते हैं भाई कि परपेंडिकुलर जब होगा, दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हुए तो क्या होगा। ठीक है, सपोज करो ये दो लाइंस परपेंडिकुलर, तो D1 D2 का कॉस प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है और कॉस π/2 वो जीरो होगा। इस वजह से दोनों के डॉट प्रोडक्ट जीरो होंगे। डॉट प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा था अभी कुछ देर पहले करा था एंगल्स बिटवीन द लाइंस फाइंड करने के लिए। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस। अब जब मैं कह रहा हूँ स्क्यू लाइंस तब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये क्या होता है, स्क्यू लाइंस क्या होते हैं। अब देखो तुम 2D में या तो लाइंस पैरेलल होते हैं या तो इंटरसेक्टिंग होते हैं, और कुछ हो नहीं सकता। 3D में ऐसा पॉसिबल है कि लाइंस पैरेलल ना हो तो भी जरूरी नहीं कि इंटरसेक्ट कर रही हो। जैसे कि आप देखो एक के ऊपर एक पार हो जा रही हैं, इसे ही कहते हैं स्क्यू लाइंस। लाइंस आर नॉट पैरेलल। ठीक है, that doesn't mean that they must be intersecting when we are talking on 3D. They might be intersecting, है ना, हो सकता है पैरेलल नहीं है तो या तो इंटरसेक्टिंग हो भी सकती है या तो नहीं भी हो सकती है। दे माइट बी इंटरसेक्टिंग और नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, ये कब, ये जब 3D में बात हो रही हो, इसे ही कहते हैं जो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो और नॉन पैरेलल भी हो उन्हें स्क्यू लाइंस कहते हैं। जैसे कि ये अगेन इस एम्प्टी हॉल का हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इस एम्प्टी हॉल में क्या है कि यहाँ पे ये वाला लाइन देखो, ये जो विंडो के ऊपर वाला जो एज है वो लाइन देखो, और ये लाइन देखो। अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये जरूरी नहीं कि ये पैरेलल है, ये देखो पैरेलल नहीं है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंटरसेक्ट, लेकिन इस एज के अलोंग जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, क्योंकि बाकी जो भी डिस्टेंस है वो इससे बड़ी होगी। ये आप थोड़ा ध्यान से विजुअलाइज करो, बाकी जो भी डिस्टेंस लोगे वीडियो को पॉज करके देखो वो इससे बड़ी होगी। ठीक है, तो इस लाइन को कुछ देर के लिए मान लेते हैं A1 प्लस लेमडा B1, इसकी इक्वेशन को मान लेते हैं। इस लाइन की इक्वेशन को मान लेते हैं R2 इज इक्वल टू A2 प्लस लेमडा B2। ठीक है, अच्छा वो इंटू हो गया था, तो ये लेमडा B2। ठीक है, जाओ ये मान लेते हैं। अब देखो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है यही निकालना हमारा मोटिव है, भाई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकाला जाए। ठीक है, अब ये देखो इसका जो डायरेक्शन है ये इस तरफ जा रहा है, इसका डायरेक्शन जो है वो B1 वेक्टर है, इसका डायरेक्शन वेक्टर B2 वेक्टर है। ठीक है, ये बड़े ध्यान से देखना कि इन दोनों का जो डायरेक्शन वेक्टर है वो, अब ये जो है ये मेरे पास कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट, वो A1 A2 कोई भी पॉइंट, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, कहीं भी लो। ठीक है, ये इससे निकलेगा कैसे, तुम सोचो, नहीं निकलेगा कैसे, ये डिस्टेंस कैसे निकालूं। ठीक है, पहले तो ये सोचो कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों के परपेंडिकुलर है, दोनों वेक्टर्स के, दोनों लाइंस के, ये लाइंस के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो पहले तो मुझे ये डायरेक्शन मिल जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा।
कैसे? b1 क्रॉस b2। क्यों b1 क्रॉस b2? क्या होता है कि एक ऐसा वेक्टर जो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर, दोनों के परपेंडिकुलर होता है, b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 में निकालना मेरा मोटिव है, तो ये निकालने से मुझे वो डायरेक्शन मिल जाएगी जिसके अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ठीक है, एक बार अगर मुझे ये डायरेक्शन मिल गई, ये मुझे वेक्टर मिल गई, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस a1 और a2 वाला जो वेक्टर है, a2 माइनस a1 जो वेक्टर है, 2 माइनस a1, ये भी तो एक वेक्टर है जो इस लाइन पर है। ठीक है, इसका मैं ले लूंगा प्रोजेक्शन। इसका प्रोजेक्शन इस पर, किस पर? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के वेक्टर पर। ठीक है, वही होगा शॉर्टेस्ट प्रोजेक्शन ऑफ a2 माइनस a1 ऑन b1 क्रॉस b2। अब डायग्राम में देख सकते हो, इसका प्रोजेक्शन लेंगे b1 क्रॉस b2 पे, बिल्कुल ऐसा यहाँ पर है, और ये ऐसा है, कुछ ऐसा प्रोजेक्शन ले लिया तो ये मिल जाएगा मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यही मेरा मोटिव है कि इसका मुझे प्रोजेक्शन लेना है। ठीक है, इसी चीज को देखेंगे कि कैसे लेते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैक्सिमम अराउंड 70 to 80% क्वेश्चंस 3D के इसी टॉपिक से आते हैं, तो बहुत ध्यान से देखना, बिल्कुल भी मिस ना करना इसे। ठीक है, तभी हम ले रहे हैं प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन, अब खुद सोच रहे हैं प्रोजेक्शन का फॉर्मूला क्या था, क्या है, तो है ये वेक्टर्स में भी तो पढ़ा है आपने। ठीक है, प्रोजेक्शन, एक बार छोटा सा दिखा देता हूँ ग्लिम्प्स थोड़ा सा, कि प्रोजेक्शन क्या होता है कि ये b1 क्रॉस b2, ठीक है, और ये a1 क्रॉस a2, हाँ सॉरी a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 बोले कह लो, होता सेम। सपोज करो इसका मुझे प्रोजेक्शन लेना हो, ठीक है, इस पर, तो प्रोजेक्शन कैसे ली जाती है? प्रोजेक्शन क्या मतलब, क्या डॉट प्रोडक्ट आता है a1 माइनस a2 डॉट, जिस वेक्टर पर प्रोजेक्शन ले रहे हैं उस वेक्टर का डायरेक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, डायरेक्शन के साथ, आई रिपीट डायरेक्शन के साथ। ठीक है, उसके डायरेक्शन के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन कैसे लिया जाए? तो a1 माइनस a2 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाई उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये मुझे देगा डायरेक्शन, बस उस वेक्टर का डायरेक्शन दे देगा, यही आ जाएगा मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। हाँ, इसकी आप मोड ले सकते हैं, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव होगी हमेशा। ठीक है, तो वो आप आंसर में बाद में ले लेना, यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सिंपल, ठीक है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। a1 माइनस a2 या a2 माइनस a1 कर लेना जो मन, और उसका b1 क्रॉस b2 से। अब कुछ सोचना है डायरेक्ट प्रोजेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये b वेक्टर, a वेक्टर कैसे आता है, a डॉट b के डायरेक्शन से ही तो आता है, वही तो करा है बस, a डॉट b के डायरेक्शन से। b का डायरेक्शन लेने के लिए नीचे उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देते हैं, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अच्छा, अब एनी जनरल पॉइंट, कोई पॉइंट अगर लेते हैं हम, एक गिवन लाइन, एक लाइन की इक्वेशन अगर आपको गिवन है, उसमें अगर मुझे पॉइंट लेनी है, इक्वेशन लेनी है, पॉइंट की इक्वेशन लेनी है, सॉरी, उसमें अगर मुझे एक जनरल पॉइंट लेना है, ठीक है, तो वो कैसे लिया जाए? ठीक है, एक बार पहले भी देखा है, रिकैप कराता हूँ उसी चीज़ का। हाँ, उस समय स्पेसिफाई नहीं करा था, लेकिन अभी स्पेसिफाई कर रहा हूँ इस चीज़ को, कि अगर ये मैं लेमडा कंसिडर कर लूँ, इस पूरी चीज़ को लेमडा अगर कंसिडर कर लूँ, तो मैं x को लिख सकता हूँ, x को क्या लिख सकता हूँ, देखो इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, तो इन दोनों को इक्वेट करूंगा तो x को आई कैन राइट, यहाँ पे इक्वेट करने पे यहाँ पे देखो a मल्टीप्लाई हो जाएगा और वहाँ x1 जाके ऐड हो जाएगा, तो a मल्टीप्लाई हुआ a लेमडा प्लस x1। ठीक है, अच्छा थोड़ा ठीक से लिखते हैं, x1 प्लस a लेमडा। ठीक है, यही हो जाएगा। जैसे ही अब सेम इन दोनों को अगर इक्वेट करेंगे तो देखो y क्या आ जाएगी, y क्या आ जाएगी, y1 प्लस बी लेमडा। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, z इज इक्वल्स टू z1 प्लस सी लेमडा, बस यही आ जाएगा। ये आ जाएगा मेरे पास कोई भी जनरल पॉइंट, कोई भी पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन अगर गिवन है, उस लाइन पर अगर मुझे लेनी है, तो एक जनरल पॉइंट ये मेरे पास आ जाएगा बहुत आसानी से। ठीक है, अच्छा, x1 प्लस ए लेमडा, y1 प्लस बी लेमडा, z1 प्लस सी लेमडा, सिंपल, मुझे अगर पॉइंट लेनी हो।
अब क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था जेई मेंस इसी साल 2025 में, अप्रैल अटेम्प्ट का क्वेश्चन है। मैं हर एक टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस कराऊंगा, आप देख लो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा एक भी नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा, लास्ट वाला छोड़ के। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम हट के क्वेश्चन आया था, वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। बट फिलहाल देखो, बी और गामा पॉइंट है जीरो एक्सिस पे, हाफ ऑफ द एंगल ऑफ दिस मेक्स द पॉजिटिव एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, अल्फा बनाता है, ऑब्वियसली वो मेंशन नहीं करा है इन्होंने, और क्योंकि बीटा और गामा उसका हाफ है, तो ये दोनों को अल्फा बाई टू, पहले तो आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करना एक बार, है ना, उसके बाद करना, उसके बाद देखना, ठीक है, उसके बाद समझना। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये जो एंगल्स है ना, अब देखो बीटा और गामा दोनों हाफ है, तो मैं अल्फा को क्या करता हूँ, अल्फा को अल्फा रहने देता हूँ, बीटा को ले लेता हूँ क्योंकि वो उसका हाफ है तो अल्फा बाई टू, और गामा को भी अल्फा बाई टू कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, लेकिन बीटा कहा है इसने, और इसमें से बीटा ही हट गया, तो यार ये कुछ जम नहीं रहा मामला, ठीक है। इससे अच्छा अल्टरनेट उपाय ये है कि मैं बीटा के टर्म्स में सबको ले लूँ। तो अगर बीटा के टर्म्स में मैं लेना चाहता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि बीटा जो है, बीटा जो हो जाएगा वो अल्फा बाई टू, मतलब अल्फा जो है वो टू बीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि अल्फा बीटा गामा, अल्फा को टू बीटा कर लेते हैं, ये टू बीटा है, और बीटा जो है वो मेरा बीटा ही है, और क्योंकि बीटा और गामा इक्वल थे इस वजह से गामा जो है वो भी बीटा ही है। अब ये क्योंकि ये वो एंगल्स है जो लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ बना रहा है, तो इसका कॉस कॉस अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये हमें पता है ये 1 होता है, ठीक है। बस अल्फा बीटा की जगह हमें अल्फा की जगह पुट कर देनी है टू बीटा, बीटा की जगह बीटा, और गामा भी क्योंकि बीटा के इक्वल है तो गामा की जगह भी बीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यही इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करना है ना, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा पर कॉस स्क्वायर बीटा को ऐड कर देंगे, यहाँ पे टू कॉस स्क्वायर बीटा आ जाएगा, -1 हो गया, उधर 0। अब ये कॉस टू थीटा वाला फॉर्मूला में दिख रहा है थोड़ा सा, तो इसे लिख देंगे कॉस टू बीटा इक्वल टू 0। अब कॉस टू बीटा कॉमन ले लिया, कभी भी उधर ले जाके कैंसिल आउट ना करना, कॉमन लेना सबसे अच्छा तरीका, तो ये मेरे पास आ जाएगा ब्रैकेट में। अब कॉस टू बीटा 0 हो सकता है, या फिर कॉस टू बीटा +1 इक्वल टू 0 हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी देख लेते हैं क्या पूछा, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा। अच्छा, देख लेते हैं क्या क्या आता है। यहाँ से क्या आ जाएगा, टू बीटा जो है वो आ जाएगा पाई बाई टू, और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा कॉस टू बीटा इक्वल टू -1, और ये कब होता है, को जब टू बीटा हमारा पाई होता है, ठीक है, तभी होता है। तो इससे बीटा आ जाएगा पाई बाई 4 आ जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा मेरे पास पाई बाई टू। बस, तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ बीटा बोला गया है ना, तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखो ऑप्शंस जो है इन्हीं सब में है, मिल जाएगा आपको, है ना, दोनों को ऐड कर दो, ठीक है, क्योंकि और पॉसिबल वैल्यूज हम नहीं लेंगे और क्वाड्रेंट्स में जाके, क्योंकि इन्हीं के बीच में है सारे ऑप्शंस, तो यही दोनों सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होंगे लेना। तो 3π/4 आ गया ऐड करके, जो कि हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन है, ठीक है। अब देख लो अच्छे से। चलिए, तो हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये लाइन L1 है पैरेलल टू दिस वेक्टर और पास कर रहा है इस पॉइंट से 7,6,2, और एक लाइन L2 है जो पैरेलल है इस B वेक्टर से और ये पास कर रही है इस पॉइंट से, तो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का वही कंसेप्ट लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन रेशियो है ना वो एक्चुअली गिवन है। पहले तो ये पॉइंट मार्क कर लेते हैं, पॉइंट 7,6,2, ठीक है, लाइन L1 पर, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है जो बी वेक्टर बनेगा वो आप सोचो कौन सा है, क्योंकि ये वेक्टर्स के पैरेलल है तो यही उसका डायरेक्शन वेक्टर बन जाएगा, कुछ अलग करने की जरूरत ही नहीं, हमें दिया हुआ है डायरेक्शन वेक्टर, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले में बैठाना है। लेकिन हाँ, फिर भी ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है ये आप एक बार देख लेते हैं, आप एक बार देख लो, ठीक है। तो L2 जो लाइन है उस पर जो पॉइंट गिवन है वो 5,3,4 है, ठीक है। तो इसे हम अच्छे से यहाँ पे लिख लेंगे, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर जो हमें गिवन है दैट इज 2i + j + 3k, जो कि गिवन है पी वेक्टर के नाम से।
तो ये दूसरा वाला है, ठीक है। अब ये हमारा A1 है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये मेरा A1 वेक्टर है, ये मेरा B1 वेक्टर है, अब ये मेरा A2 वेक्टर है, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है, अच्छा A1 वेक्टर कैसे हो, 7i प्लस 6j प्लस 2k, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसी को तो हम A1 वेक्टर कहते हैं। सिमिलरली A2 वेक्टर क्या हो जाएगा, 5i प्लस 3j प्लस 4k, ठीक है, जो पोजीशन वेक्टर है, जो फिक्स पॉइंट है। और ये मेरा B1 और ये मेरा B2 वेक्टर, ठीक है। अच्छा अभी देखो इनका काम क्या करना है, फॉर्मूला में डालेंगे, सिर्फ सिंपल फॉर्मूला में। ये फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A2 माइनस A1, इसका हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं डायरेक्शन के साथ, B1 क्रॉस B2 के डायरेक्शन के साथ, जो कि क्या हो जाएगा, B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का मॉड। इस होल का मॉड ले लेते हैं ताकि, क्योंकि डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एंड डिस्टेंस मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं, इन्हें प्लेस कर देते हैं। B1 मेरा ये है, अच्छा पहले तो B1 क्रॉस B2 निकालना होगा। B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए पहले हमें इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा, ठीक है। तो इनको क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए अब पहले देख ले अच्छे से कि B1 और B2 है क्या, ठीक है। 3 2 4 और ये 2 1 3, ठीक है। इन्हें क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले में रखेंगे और ये रख दिया ऐसे करके, देखो ये आ गया मेरा। अब यहाँ बीच वाला माइनस होता है तो उसे माइनस पहले ही रख लेंगे ताकि हमारे दिमाग से ना निकल जाए, ठीक है, लेकिन उसे लिखना जरूरी नहीं है। तो I1 के साथ आएगा, देख लो I1 के साथ आएगा यहाँ पे मेरे पास 6 माइनस 4, और माइनस जे कैप के साथ आएगा -9 -8, और मेरा यहाँ पे जो k है, k कैप के साथ आ जाएगा -3 -4, ठीक है। अच्छा इसे अब थोड़ा ठीक से हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये मेरा आ जाएगा 2i, और ये माइनस माइनस प्लस होके 17j और -7k, ये मेरे पास बिल्कुल साफ साफ आ जाएगा। अब B1 क्रॉस B2 जो मेरा वेक्टर ये है, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड सिंपली 2 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, है ना। इसे थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं ठीक से, हाँ भाई। 2 का स्क्वायर इज 4, 17 का स्क्वायर 289 और 7 का स्क्वायर वी ऑल नो 49, ठीक है। इसका टोटल क्या आ जाएगा, इसका सम करने पे आ जाएगा ये 342, ठीक है। इसे थोड़ा ठीक से सिंप्लीफाई कर लो तो ये डिवाइड हो जाएगा, है ना, 9 से डिवाइड हो जाएगा तो 3√57, ठीक है। तो अच्छा ये जैसे ही आ गया आपके पास, ये आ गया B1 क्रॉस B2 और B1 क्रॉस B2 का मैग्नीट्यूड। अब ये A2 माइनस A1 कर लेंगे, जो मेरा ये तो पॉइंट दिया हुआ था ना पोजीशन वेक्टर, इसे भी तो चाहिए, ये भी तो चाहिए। तो A2 माइनस A1 देखो यहाँ पे कर लेंगे कैलकुलेट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 7i प्लस 6j प्लस 2k माइनस ये A1 वेक्टर, जो थोड़ा ठीक से कैलकुलेट करें, आई वाला आई माइनस हुआ तो 2i प्लस ब्रैकेट खोलने पे 3j प्लस माइनस 2k, ठीक है, ये आ जाएगा। अच्छा इसका हम डॉट प्रोडक्ट करने वाले हैं किसके साथ, B1 क्रॉस B2 के साथ, इसका डॉट प्रोडक्ट कर लेंगे अभी। तो ये आ गया मेरे पास A2 माइनस A1, और इसका ये जो वेक्टर था हमने कैलकुलेट कर रखा था, इसे हम नीचे लिख लेंगे 2i प्लस 17j वाला, 2i प्लस 17j और -7k, ठीक है, ये आ गया, ये हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाई इसी का जो मैग्नीट्यूड था, क्या था भाई देख लो एक बार, गलती ना हो जाए, है ना, ये 3√57, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट करते हैं अच्छे से, ठीक है, ये तो चुटकी बजाते तुम कर लोगे। 2 इंटू 2 आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ 51, और के वाला के साथ तो प्लस 14, माइनस माइनस प्लस हो गया, और नीचे 3√57। चलो भाई और बढ़िया से कैलकुलेट कर लो, इसे ऊपर सिंप्लीफाई कर लो, ऊपर क्या आ जाएगा टोटल इसका, हाँ इसका टोटल कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 69/3√57, सब कैंसिल आउट कर देंगे, है ना, ये कैंसिल आउट करेगा 23, मतलब 23/57, ये तो अपना आंसर तो आ रहा है, क्या कोई ऑप्शन है क्या, ये ऐसा देखना पड़ेगा, है ना, 23√57 रूट, हाँ ये देखो ये सी ऑप्शन जो है यही है, ठीक है, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। सारे जेईई मेंस के क्वेश्चन है इसी साल के 2025 के,
ठीक है, देखना सारे अलग अलग कंसेप्ट पे। देखो क्या दिया है कि वर्टेक्स क्यू और आर एक ट्रायंगल के, पी क्यू एक ट्रायंगल के वर्टेक्स क्यू और आर है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो क्या करना होगा, अच्छा ये लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है ऑन दिस लाइन, और क्यू आर का लेंथ दिया हुआ है 5, क्यू आर का लेंथ 5 दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, और एक पी पॉइंट, अच्छा एरिया निकालना है। चलो यार पहले तो जो क्यू आर दिया हुआ है उससे 5 कंसिडर करेंगे, और क्यू और पी ऊपर होगा, पी ऊपर होगा ऑब्वियसली इस लाइन पे नहीं है, तभी तो जाकर ट्रायंगल फॉर्म करेगा। पी का इसने कोऑर्डिनेट दे रखा है, पी का कोऑर्डिनेट इज 0,2,3 से लिख लेते हैं, 0,2,3, ठीक है। ये आ गया पी का कोऑर्डिनेट, है ना। अच्छा अभी एरिया निकालते कैसे हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, डेफिनेटली तो हमें कहीं ना कहीं हाइट चाहिए, और बेस तो देखो दे रखा है, क्यू आर बेस जो है वो दे रखा है 5 है, तो बेसिकली हमें हाइट निकालनी है। तो सोचो क्या कंसेप्ट लगाएंगे हाइट के लिए, क्या निकालना होगा हमें हाइट, ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उसके लिए सबसे पहले जो हमें करना है, जो कंसेप्ट मैं बाद में समझाता हूँ, पहले तुम देख लो, पहले तुम्हें जनरल पॉइंट तो निकालना होगा। ये परपेंडिकुलर गिर कहाँ रहा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, वो तो देख लो, इक्वल टू लेमडा करके 5 लेमडा माइनस 3, वाई क्या आ जाएगी, वाई हो जाएगी 2 लेमडा प्लस 1, और जेड क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 4, ठीक है। ये मैंने किसके लिए निकाला, ये मैंने इस पॉइंट के लिए, ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसे लेट सपोज एस नाम दे दिया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने 5 लेमडा माइनस 3, 2 लेमडा प्लस 1 और 3 लेमडा माइनस 4, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने, ठीक है। अच्छा अभी ये पी एस जो वेक्टर है, इस वेक्टर को थोड़ा ठीक से हम लिख लेते हैं, ठीक है, काम पड़ेगा इसका। तो पी एस वेक्टर मतलब ये 5 लेमडा माइनस 3 माइनस 0, सो 5 लेमडा माइनस 3 आई। अच्छा जे के वाले के साथ क्या होगा, वाई वाई वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों जैसे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये मेरे पास क्या बन जाएगा, सोचो, ये बन जाएगा 2 लेमडा माइनस 1 जे कैप, ठीक है। और सिमिलरली अब ये दोनों भी माइनस होने वाले हैं, है ना, ये दोनों माइनस होंगे, ये दोनों माइनस हो गए क्या बन जाएंगे, तुम सोचो, ठीक है, ये दोनों माइनस हो गए बन जाएंगे 3 लेमडा माइनस 7 के कैप। तो ये मेरे पास आ गया, ये क्या आ गया, ये आ गया मेरे पास पी एस वेक्टर, पी एस वेक्टर क्यों काम पड़ा अभी बताता हूँ, ठीक है। पी एस वेक्टर आ गया मेरे पास, ये क्या हाइट वाली वेक्टर है, हाइट वाला वेक्टर। अच्छा अब तुम खुद सोचो, ये जो पी एस है, जो हाइट है, वो परपेंडिकुलर है ना किसके, बेस के, बेस के परपेंडिकुलर है। तो अगर ये बेस के परपेंडिकुलर है, तो इसका क्यू आर के डायरेक्शन वेक्टर के साथ अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूं तो वो 0 आएगा, देख रहे हो, ऐसे करके निकालते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कंसेप्ट यही है, हाइट वाला जो वेक्टर है उसे बेस वाले वेक्टर के साथ, जिसका लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वो 0 आएगा। तो इसका हम देख लेते भाई, इसका पहले देख लो, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या होगा, बेस का डायरेक्शन वेक्टर 5i प्लस 2j प्लस 3k, ये दे रखा है इक्वेशन ऑफ लाइन में ही, डायरेक्शन वेक्टर दे रखा है, वही है, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों का क्यू आर और पी एस का डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे भाई इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 5 लेमडा माइनस 3, और ये इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये वाला 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि आई आई वाला मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे जे जे वाला मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, हाँ। और एक बचा हमारे पास 3 लेमडा माइनस 7, इसे किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा अब इसे थोड़ा ठीक से कैलकुलेट अगर कर ले, अच्छे से कैलकुलेट करना है इसे, है ना हमें, ये देखो कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ये ठीक से हमने कैलकुलेट कर लिया। ऐसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, लेमडा लेमडा वाले सारे टर्म्स ऐड कर लेंगे, ये मेरे पास आ जाएगा 38 लेमडा, और देखो माइनस में आ जाएगा माइनस 38, ठीक है, वाह बहुत अच्छी वैल्यू आने वाली है लेमडा की, 38 लेमडा इक्वल टू 38, ये देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो लेमडा 1 आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू 1 आ गई। अब लेमडा की वैल्यू जैसे ही 1 आई,
हमें क्या करना है, सिंपल एस के कोऑर्डिनेट, एस का कोऑर्डिनेट निकाल लेना है सबसे पहले एस का कोऑर्डिनेट निकालना है, क्योंकि तभी तो हम हाइट निकालेंगे, हाइट तो चाहिए ना हमें। इधर लेमडा 1 पुट करके सोचो ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, और ये z वाला कोऑर्डिनेट आ जाता -1। तो 2, 3, -1 किसका बना, s का कोऑर्डिनेट बना। अच्छा, हम लिख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ताकि अभी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के एस पी एस भी तो निकालना है। तो पी एस क्या हो जाएगा, इसे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा काम आता है। तो हाइट चाहिए ना हमें, तो हाइट चाहिए, ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। तो पी का कोऑर्डिनेट देख लिया, पी का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं यहाँ पे, तुम्हें देखने में आसानी होगी, ठीक है। अब देखो दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला, तो पहला 2 स्क्वायर, फिर 2 - 3 या 3 - 2 कर लो, ठीक है, 1 स्क्वायर, और ये वाला 3 - -1 कर लो तो 4 स्क्वायर, ठीक है। इसे ठीक से कैलकुलेट कर लेंगे तो 4 + 1 + 16 विच विल बी √21। ये मेरे पास √21 आ गया, ठीक है। √21 क्या आ गया, ये हाइट आ गई। अच्छा, अब अगर ये हाइट है तो एरिया क्या होगा, एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख लेते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ये आ जाएगा। अच्छा, अब हमने कैलकुलेट कर रखा है, और बेस तो दिया हुआ था, बेस तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, क्यू आर, वही तो बेस था अपना। ये क्या है, 5 दिया हुआ है। हाइट अभी अभी हमने निकाला √21। अच्छा, तो एरिया क्या आ गया, एरिया आ गया 5√21/2, ये आ गया मेरे पास एरिया इस ट्रायंगल का। अच्छा, ऑप्शन जरा देख लेते भाई, क्या दिया है। अच्छा, ये दिया हुआ है कि यही चीज m/n है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही m/n है। आप पहले पॉज करके क्वेश्चन ट्राई करना, फिर देखना, ठीक है। तो अब इसे थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n उस तरफ चला जाएगा, = 2m आ जाएगा। अब इसे इस तरफ ले जाकर शिफ्ट कर देंगे तो 2m - n × 5√21 = 0। क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है, क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ है, ये देखना पड़ेगा हमें। हाँ, मिल गया, ये देखो ना, ये बन गया। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। इमेज ऑफ अ पॉइंट, सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना। इमेज ऑफ अ पॉइंट, ज्वाइनिंग ऑफ द पॉइंट these two इज इतना, देन इसकी वैल्यू क्या। तो भाई इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालने के लिए कुछ नहीं, जो अभी कंसेप्ट बताया फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वही होगा। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी आपने खुद करना है इसे, ठीक है। तो ए का कोऑर्डिनेट हो गया 4, 3, 4, 7, 1, बी का कोऑर्डिनेट के लिख दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास आ जाएगा पॉइंट, ये मेरे पास क्या आ गया, पॉइंट पी आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट पी 1, 0, 3, और ये नीचे वाला आ गया मेरे पास क्यू अल्फा बीटा गामा, ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल तुम कर लोगे यार, कुछ नहीं है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, एम नाम दे दो इसे, ठीक है। क्या कंसेप्ट है, वही जो अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अप्लाई करा था। ये ए एम का वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करके ए एम वेक्टर निकाल लेंगे, और ए एम वेक्टर निकालने के बाद अब तुम सोचो इस पी एम वेक्टर, ये पी एम वेक्टर, अब पी एम वेक्टर एम पॉइंट के लिए क्या करोगे, एम पॉइंट के लिए क्या करोगे, एम पॉइंट जैसे निकल जाएगा उसके बाद ये मिड पॉइंट आ जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। ये एम पॉइंट जैसे आ गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जैसे आ गया, ये इसका मिड पॉइंट होगा, क्योंकि इमेज है तो एम इसका मिड पॉइंट होगा। ये तुम खुद से करो, ये मैं कह रहा हूँ, अब तुम कर लोगे, बिल्कुल डरो नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, तुम खुद कर लोगे इसे, ठीक है। अच्छा, ये देखो, ये फिर एक अलग कंसेप्ट का क्वेश्चन है, सारे अलग अलग कंसेप्ट हैं। डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन अलोंग दिस लाइन। अब ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट ही नहीं है कि डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, नहीं, तुम्हें इस लाइन से मेजर तो करना है, बट अलोंग दैट लाइन, ठीक है, थोड़ा सा अलग है, ध्यान से देखना। अच्छा, दिक्कत क्या है इसमें कि ये जो पी पॉइंट है, ये पॉइंट जो है 7, 10, 11, इससे डिस्टेंस निकालनी है इसकी। अब देखो, सिंपल अगर डिस्टेंस निकालना बोलता तो हम हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा एक चैलेंज ये है कि क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि आप निकालो इसके अलोंग,
किसके अलोंग? L2 के अलोंग, ठीक है। L2 के अलोंग अगर निकालना है तुम्हें तो भाई तुम्हें कंसेप्ट लगानी होगी डायरेक्शन रेशियो की, क्योंकि अब इसके अलोंग तुम्हें चाहिए तो एक इमेजिन करो एक पैरेलल लाइन जो यहाँ से जाए और L1 को स्ट्राइक करेगी, L1 को इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। ये डिस्टेंस निकालनी है तुम्हें, ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे स्ट्राइक करेगी वहां तक। अब ये एक नया लाइन का इक्वेशन निकालना होगा, इसका हम नाम देते हैं L3। L3 का इक्वेशन निकालना होगा अब हमें, ठीक है। L3 का इक्वेशन के लिए हमें चाहिए इसके डायरेक्शन रेशियो। इसके इक्वेशन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन रेशियो का काम है। तो 2y + 3j + 6k हम कॉपी कर लेंगे। अब तुम सोचो एक लाइन, ठीक है, L3 का इक्वेशन कैसे निकलेगा? L3 के इक्वेशन के बारे में सोचो कि एक ऐसा लाइन जो इस पॉइंट P से पास हो रहा है और ये डायरेक्शन गिवन है, तो कैसा हो जाएगा? x - 7 इक्वल टू कर लेंगे y - 10 इक्वल टू z - 11 गिवन पॉइंट डिवाइडेड बाय डायरेक्शन रेशियो, जो कि उस लाइन से हमें मिल जाएगा L2 से, which is 2, 3 and 6। सिंपल, ठीक है। अब ये जैसे आ गया, ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ L3 आ गई। अब L3 की इक्वेशन आ गई तो मैं ये Q पॉइंट तो निकाल ही सकता हूँ ना। Q पॉइंट जनरल पॉइंट है, जनरल पॉइंट तो मैं निकाल ही सकता हूँ, ठीक है। तो जनरल पॉइंट कैसा हो जाएगा? जनरल पॉइंट हो जाएगा, इसे इसमें रख देंगे, जनरल पॉइंट Q मैं कैलकुलेट कर लूंगा इसे इक्वल टू लैम्डा करके। तो x मेरा आ जाएगा 2 लैम्डा + 7, y मेरा आ जाएगा 3 लैम्डा + 10 और z की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 6 लैम्डा + 11, ठीक है। ये आ गए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स किसके? जनरल पॉइंट के, उस Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q। ये आपके पास जैसे आ गया। अब ये Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, P पॉइंट का दिया हुआ था। मेरा मोटिव क्या है? ये PQ डिस्टेंस निकालना। लेकिन अब सोचो कि ये जो पॉइंट है ये L1 पर भी तो लाई कर रहा है, ये L1 पर भी लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो लाइन की इक्वेशन दी हुई थी उस पर भी लाई कर रहा है ये, ठीक है। अब इसका यूज कैसे करोगे? तो वो जो लाइन इक्वेशन दी हुई है L1 उसे हम थोड़ा सा लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये L1 जैसे लिख लिया, इसे म्यू कर दिया, ठीक है। अब इसका भी एक जनरल कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। ये L1 का एक जनरल कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो x हो जाएगा म्यू + 4, y हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 म्यू + 4 और z हो जाएगा 3 म्यू + 2, ठीक है। अब तुम ये सोचो कि ये जनरल कोऑर्डिनेट है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट ऑफ Q। तो ये इसे मान लो ना कोऑर्डिनेट ऑफ Q, ये कोऑर्डिनेट ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू L1 के लिए, ठीक है। तो अब वहां से L2 का निकाला था, अब वहीं से L1 का निकाल रहे हैं। तो Q का है वो तो सिंगल पॉइंट है ना, जब चाहे तुम L1 से निकालो, L2 से निकालो, तुम लैम्डा यूज करो, म्यू यूज करो, है तो वो सेम ही पॉइंट। तो क्या ये और ये इक्वल नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा। इक्वल होगा तो हम उसे इक्वेट करेंगे, ठीक है। इक्वल हो जाएगा तो हम उसे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं x वाला कर रहा हूँ, आप y वाले को भी इक्वल करके कर सकते थे, उससे भी वही सेम आंसर आता, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमें तो ऑब्वियसली दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन तो चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस चीज़ को। 2 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू -3। अब देखो तुम्हें आसानी होगी अगर जैसे ही मैं ये y वाला पार्ट लूंगा। देखो y वाला पार्ट मैंने जैसे ही लिया, क्योंकि उसके y में 3 लैम्डा + 10 है, ठीक है, उसके y में तो 3 लैम्डा + 10 है, बट इसके y में सिर्फ 4 है, एक ही वेरिएबल है। सो यहाँ पे मुझे 3 लैम्डा इक्वल टू 6 मिल जाएगा, ठीक है। इसे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, 3 लैम्डा इक्वल टू -6 और लैम्डा इक्वल टू -2। लैम्डा की वैल्यू जैसे -2 आ गई पहले वाले में रख दो, बिल्कुल एकदम देरी ना करो, रख दो इसे। जैसे ही रख दिया, इसे रखने के बाद ये म्यू की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है। तो वही इसे थोड़ा ठीक कर लेंगे। तो अब म्यू की वैल्यू आ गई -1, लैम्डा म्यू दोनों की वैल्यू आ गई
जैसे ही दोनों की वैल्यू आई, अब तुमने क्या करना है, जैसे ही दोनों की वैल्यू आ गई, अब खुद सोचो, दोनों की वैल्यू आ गई, अब सिंपली तुम किसी भी को रख सकते हो ना। तो ऐसा ये मैंने करा कि दोनों की वैल्यू निकालना, लेकिन दोनों की वैल्यू निकालनी जरूरी नहीं थी। जैसे किसी एक की भी वैल्यू आ जाती, मैं किसी भी एक पॉइंट में रख देता, तो उसकी वैल्यू, वो जो पॉइंट है ना, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अब क्या है, इसमें रख देते हैं, म्यू की वैल्यू रख देते हैं, देखो ना, म्यू की वैल्यू रख देते हैं इसमें, क्योंकि आसान है थोड़ा म्यू का वैल्यू रखना, तो म्यू का वैल्यू रख देते हैं। तो 3,4,-1 ये मेरे पास वैल्यू आ गया, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। फिर क्यू के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं, क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3,4,-1। अच्छा, अब ये पॉइंट आ गया, तो भाई अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है, फाइनल टास्क पी क्यू का डिस्टेंस निकाल लेना, क्योंकि अब वही था डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग दिस लाइन, तो यही तो पी क्यू था, ठीक है। क्यू क्या आ गया था, क्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला भी तो लगाना है, 3,4,-1। अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने पे क्या मिलेगा मुझे, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब 4 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे 3 - 7 करो, 7 - 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर हो जाना है, प्लस 6 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा सा ठीक से कैलकुलेट कर लेते हैं, ये भी से टोटल कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, विच इज व्हाट, 16 प्लस 36 प्लस 144, ठीक है। इसका सम क्या आ जाएगा, सम कर लेते हैं इसे इन टोटल, ये आ जाएगा 196, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 14, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 14, तो 14 आ गया डिस्टेंस, 14 है क्या ऑप्शन में, चलो मिल गया, देखो आ गया ये भी सही। चलो तो चलो, ये एक बहुत मुश्किल लाइन ये आया था 2024 में, देखो लाइन ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है दिया हुआ है इन दोनों लाइंस के बीच। तो अब इसमें जो है लाइंस ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो पी और क्यू दोनों लाइन में इंटरसेक्ट कर रही है। अब पी क्यू का मिड पॉइंट है अल्फा, बीटा और गामा, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आया था लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट, अब तक क्या था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का था, लेकिन अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ये आ गया था 2024 जेई मेंस में, ये एक बढ़िया क्वेश्चन आया था। तो ये भी बिल्कुल अलग टॉपिक का है ना, फरवरी में आया था, ये बिल्कुल अलग टॉपिक का है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को चुना है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखें, ये L1 मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया और ये L2 एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और ये जो है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आप समझ लो। अब तक क्या था, सिर्फ डिस्टेंस निकालना था और कुछ काम नहीं था, सिर्फ डिस्टेंस निकालना था फॉर्मूला में। अब क्या है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है ताकि हम पॉइंट निकाल सके। देखो कितना खूबसूरत क्वेश्चन है, ये जो मिड पॉइंट आएगा यही यही हमें चाहिए। L1 का जो हमारा कांस्टेंट वेक्टर है वो ये है, ठीक है। तो इसे हम ना थोड़ा कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि ऐसे लिखे में वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, ठीक है, इसलिए हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं ताकि हम पॉइंट निकाल सके। देखो कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे इसे, और ये -1 और ये आ गया 1, ठीक है। देखो ये अब तो तुम्हें आता है कार्टेशियन फॉर्म में लिखना, ठीक है, इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं, इतने अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं सब कुछ, इसे भी लिख लेते हैं x-4 y-5 और z-6, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा इसके डायरेक्शन वेक्टर के साथ, जो कि है 1 है ना, 1 और -1, ठीक है, डायरेक्शन वेक्टर के साथ डिवाइड हो गया, दोनों आ गए कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, कार्टेशियन फॉर्म में आने के बाद अभी क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं जनरल पॉइंट, ठीक है। जनरल पॉइंट के लिए इसे पहले वाले इक्वेशन को इक्वल टू लेमडा कर दिया, तो देखो ये पहला वाला जो पॉइंट आ जाएगा, जो पी पॉइंट है हमारा, पी पॉइंट जो है वो आ जाएगा लेमडा +1 माइनस लेमडा +2 और लेमडा +3, ये आ गया पी पॉइंट हमारा, ठीक है। इससे म्यू से इक्वेट करते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन को म्यू से इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा वाला पॉइंट भी निकाल लेंगे, क्यू पॉइंट जो है हमारा, ठीक है, जहाँ पे लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। L1 और L2 को, ये क्यू पॉइंट L2 को क्यू पॉइंट पे कर रही है, L2 कितना आ जाएगा, L2 का कोऑर्डिनेट μ+4 कॉमा आ जाएगा यहाँ पे μ+5 कॉमा -μ+6, ठीक है। देखो ये आ गया Q, तो ये पी क्यू के जनरल पॉइंट्स हमें मिल गए, ये पी क्यू के जनरल पॉइंट्स मतलब जनरल कोऑर्डिनेट। अब देखो ये D1 इसका डायरेक्शन वेक्टर, और इसे D2 मान लेते हैं L2 का डायरेक्शन वेक्टर, ठीक है। कंसेप्ट देखो बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, D1 और D2 ये दोनों का डायरेक्शन वेक्टर, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अब देखना मजेदार बात, जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो किसके अलॉन्ग होती है,
D1 D2 के क्रॉस प्रोडक्ट याद है, दोनों के परपेंडिकुलर, दोनों के D1 D2 दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, इसका क्रॉस प्रोडक्ट। तो भाई क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई जे के, ठीक है। अच्छा, बीच में ना माइनस देना जरूरी नहीं है, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि भाई डिटर्मिनेंट जब भी हम लिखते हैं बीच में माइनस होता है, ठीक है। अच्छा, अब 1 - 1 1 1 - 1, इसका हम फट से एकदम निकाल लेंगे भाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को आई के साथ क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपका वेक्टर का भी रिवीजन हो जा रहा है, लेकिन हाँ अब ध्यान से देखें। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए आई माइनस आई जे के साथ आ जाएगा मेरे पास, देखो जे के साथ ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा -1 - 1, है ना। अब ये माइनस जे होगा ना, डिटर्मिनेंट में ऐसे ही होता है। अच्छा, और के साथ 1 + 1, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। ये थोड़ा सिंप्लीफाई करके 0i + 2j + 2k, इसे ऐसे लिखना, वो 0i लिखना यहाँ पे, है ना, क्योंकि कंपेयर करने वाले हैं अभी हम, ठीक है। और ये d1 क्रॉस d2 किसके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के अलोंग है, ये वेक्टर, दिस वेक्टर इज अलोंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। देखो लिख देता हूँ, ठीक है, तुम्हें नोट करने में आसानी हुई, नोट कर लो, अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यही होगा। क्यों, क्योंकि d1 और d2 तो पैरेलल है ना, सॉरी D1 और D2 का क्रॉस प्रोडक्ट जो उसके परपेंडिकुलर है वही तो होगा, ठीक है, हमेशा होता है, पहले भी देखा है। PQ वेक्टर निकाल लेते हैं, PQ वेक्टर जो हमने जनरल पॉइंट निकाला है दोनों लाइंस का जो जनरल पॉइंट हमने निकाला है, उस जनरल पॉइंट से क्या आएगा, जनरल पॉइंट से ये वेक्टर हमें क्या मिलेगी। तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके, एक्स वाले कोऑर्डिनेट्स को माइनस करके आई कैप, ठीक है, फिर हम माइनस कर लेंगे भाई वाई वाले कोऑर्डिनेट्स को, देखो म्यू + 5 - लैम्डा + 2 से माइनस कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करके आ जाएगा म्यू + लैम्डा + 3 जे कैप, ठीक है। अच्छा, अभी के कैप वाला देख लेते हैं। के कैप वाला देखो, के कैप वाला आ जाएगा, ये देखो -म्यू + 6 और लैम्डा + 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, है ना। मैं पी क्यू लिखा था, पहले क्यू से मैं पी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -म्यू - लैम्डा + 3 के कैप, ठीक है। अच्छा, ये मैंने वेक्टर निकाला किसके पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जो जनरल पॉइंट्स है उसके रेस्पेक्ट में निकाला, लेकिन मैंने पहले ही यही वेक्टर मैं निकाल चुका हूँ, यही डायरेक्शन निकाल चुका हूँ। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन होंगे ना, D1 क्रॉस D2 और PQ वेक्टर दोनों सेम ही तो डायरेक्शन में हुए, दोनों ही तो अलोंग द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं कोई दो वेक्टर, तो क्या होता है, दोनों के रेशियोज इक्वल होते हैं। तो हम इन्हें कंपेयर करेंगे, दोनों के रेशियोज को इक्वल करेंगे, कैसे, देखो दोनों का जो आई कैप वाला चीज है, दोनों का एक्स वाला पार्ट, उसे 0 अपॉन ये लिख लेंगे, और फिर =2 अपॉन वाई वाला पार्ट, है ना, जो वाई एक्सिस की तरफ, मतलब जे यूनिट वेक्टर के साथ है, और प्लस के कैप के साथ जो है वो डिवाइड में, तो ये रेशियो इक्वल होगी। अगर ये रेशियो इक्वल हुई तब हमें करना है इक्वेट। अब देखो कोई भी दो, इन दोनों को अगर इक्वेट मैं कर दूं, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा, जैसे ही मैंने इन दोनों को इक्वेट करा, ये आ जाएगा म्यू + लैम्डा + 3, ठीक है। अच्छा, देखो ये वहां पे जाके क्रॉस मल्टीप्लाई करा मैंने, और कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करा सिर्फ उन दोनों को, देखो तीसरी चीज को देखो ही मत, तीसरी रेशियो को, ये इधर जाके =0 हो जाएगा, तो इससे आ जाएगा म्यू = 3 + लैम्डा। अब देखो इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली इन दोनों को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 अभी मल्टीप्लाई करके, 2 दोनों तरफ है, 2 ब्रैकेट में ये =2 ब्रैकेट में ये देखो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, इजीली 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो ये बच गया, अब इनमें भी देखो, तो अब ये सारे ऐड हो जाएंगे, ये देखो ये इस तरफ 3 देखो कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी खूबसूरती से, दोनों तरफ 3 है, +3 ये, तो 3 भी कैंसिल आउट हो गया मेरा। अब ये सारे जो माइनस में है, ये सपोज करो उस तरफ जाके ऐड हो गए, तो 2 म्यू + 2 लैम्डा, जिसमें 2 कॉमन ले लिया है मैंने पहले ही, तो म्यू = लैम्डा आ जाएगा। अब म्यू जैसे ही माइनस लैम्डा आया, अब मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा किसे, अब तुम जिसे मन कर सकते हो, या तो म्यू को करो या तो लैम्डा को करो, ठीक है। यहाँ मैंने म्यू की वैल्यू को -लैम्डा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो देखो इससे मेरा आ जाएगा, अच्छा देखो लैम्डा की वैल्यू आ गई -3/2, इसे कैलकुलेट करके अब इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही लैम्डा की वैल्यू मैंने -3/2 यहाँ पे रखी, म्यू आ जाएगी +3/2, ठीक है।
तो दोनों की वैल्यूज हमें मिल गई है, दोनों की वैल्यूज हमें जैसी मिल गई, अब क्या करना है, बस कुछ नहीं, अब तो बड़ा आसान है क्योंकि लेमडा और म्यू की तो वैल्यूज चाहिए थी। अब हम पॉइंट पी जो है, पी मेरा लेमडा के फॉर्म में है पूरा, तो इस लेमडा के फॉर्म में इसे यहाँ पे 3/2 रख के, लेमडा की वैल्यू 3/2 रख के पहले इसे यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ना, तो वहाँ पे वैल्यूज रखने में आसानी होगी हमें। इसे यहाँ पे कॉपी करा और इसे यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये है अब ऑप्शन है ना, इसमें तो ये क्यों नहीं यूज करें, ऑब्वियसली दोबारा क्यों लिखने जाए, ठीक है। यही तो है पी, यही तो है पी, तो पी हमने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया। सिमिलरली क्यू को भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ये क्यू मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया, ठीक है। अब दोनों में म्यू और लेमडा की वैल्यूज रख के हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा काम वही होगा, कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये लेमडा की वैल्यू रख दी हमने -3/2 और इसे रख देते हैं सब में, ये लेमडा की वैल्यू इसमें रख दी। और अब म्यू की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, है ना, म्यू की वैल्यू यहाँ पे 3/2 है। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, अरे यार मैं माइनस छोड़ दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब म्यू की वैल्यू रखते हैं पॉजिटिव 3/2, 3/2 + 4, 3/2 + 5, -3/2 + 6, ठीक है। इसे फटफट सिंप्लीफाई कर लेते हैं और ये आ गए मेरे पास कोऑर्डिनेट्स पी और क्यू के, पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स। तो अब मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। मिड पॉइंट जो है, मिड पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, देखो सिंपली कुछ नहीं, x1 + x2/2 करते हैं, यही करते हैं मिड पॉइंट निकालने के लिए। देखो, आपको अगर 2D में थोड़ा सा आइडिया कम है ना, वो अपने ठीक से नहीं पढ़ा, कोई नहीं, यहाँ पे मैं सब बताऊंगा, ठीक है। x1 + x2/2, y1 + y2/2, z1 + z2/2, मिड पॉइंट जो निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जैसे ही मिड पॉइंट आ गया आपका, मिड पॉइंट आ जाने के बाद अभी आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। ये आ गया मिड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स, अल्फा बीटा गामा की जो कोऑर्डिनेट्स थी 5/2, 5, 3। अच्छा, यही अल्फा है, यही बीटा है और यही गामा है, ये जैसे आ गया। अब देखो अपने करना क्या था, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। अच्छा, 2 टाइम्स करना था इसे, 2 अल्फा + बीटा + गामा, तो इन सबको ट्वाइस करके ऐड कर देते हैं, हाँ, ट्वाइस करके ऐड कर देते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो ये हो जाएगा 5 + 10 + 6, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 21। ये है हमारा आंसर, इंटीजर टाइप था, मार्क कर लो, इंटीजर टाइप था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छे से देखना और एक बार देखो, खुद से बनाओ। तो आई होप स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा लेक्चर को और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि इसे और एक बार अच्छे से देखें, जो क्वेश्चंस इसमें कराए गए थे इस लेक्चर में उसे आप दोबारा खुद से ट्राई करें, ठीक से। नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, दोबारा और एक बार ट्राई करना, नहीं बनता है कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार वीडियो में जाके सोल्यूशन देख लेना, बट खुद से ट्राई जरूर करना जब तक खुद से ना बन जाए। और जैसे ही ये लेक्चर एंड होता है, इसका एक रिवीजन करने के बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चंस 3D के आप जरूर सॉल्व करना, वरना लेक्चर देखने का कोई फायदा नहीं होगा, सब कुछ वैनिश हो चुका होगा दिमाग से 2-3 हफ्तों के बाद। और हर महीने में एक बार कम से कम इसे रिवाइज जरूर करें, 3D के क्वेश्चन सॉल्व कर लें, तो ये जाके लेक्चर का फायदा मिलेगा। चलिए, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसे मैं आसान बनाऊंगा आपके लिए। थैंक यू।